मैं हूं प्रिया यादव और आज हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स एंड एप्लीकेशंस में लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्पेक्ट्रोस्कोपी दैट डील्स विद द इंफ्रारेड रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हमें ये तो पता है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी जो भी होगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की वजह से होगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के इंफ्रारेड रीजन में जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी लाई करेगी वो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाएगी। इट इज़ एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। क्यों? क्योंकि एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। When a molecule absorbs energy in the infrared region of the electromagnetic spectrum, it can change its vibrational or rotational levels, and these energy changes account for the features of IR spectrum. जब भी कोई भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में होगा, वो एनर्जी जब भी एब्जॉर्ब करेगा इंफ्रारेड रीजन में, तो उसके वाइब्रेशनल और रोटेशनल लेवल्स में कुछ एनर्जी चेंजेस आएंगी और इसी एनर्जी चेंजेस की वजह से IR स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है, जिसकी स्टडी हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में करते हैं। The infrared portion of the electromagnetic spectrum is usually divided into three regions, that is near, mid and the far infrared. जो इंफ्रारेड रीजन की हम स्टडी करेंगे, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी भी 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है: नियर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, मिड IR स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड द फार इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी. The higher energy, that is near IR spectroscopy, have a wave number of 14,000 to 4,000 centimeter inverse एंड इसकी वेवलेंथ है 0.8 to 2.5 माइक्रोमीटर। दैट मीन्स जो नियर एनर्जी लेवल का होगा IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसकी हाई एनर्जी बहुत ही हाई होगी और जिसका वेव नंबर 14,000 से 4,000 के बीच में लाई करेगा और उसकी वेवलेंथ नियरली 0.8 to 2.5 माइक्रोमीटर के बीच में लाई करेगी। द मिड इंफ्रारेड इज अप्रॉक्सीमेटली 4,000 to 400 सेंटीमीटर इनवर्स and wavelength lies between 2.5 to 25 micrometer. That is, mid infrared region का जो वेव नंबर होगा वो 4,000 to 400 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच लाई करेगा और मिड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की वेवलेंथ 2.5 से 25 माइक्रोमीटर तक लाई करेगी। द फार इंफ्रारेड रीजन इज अप्रॉक्सीमेटली 400 to 10 सेंटीमीटर इनवर्स एंड वेवलेंथ 25 to 1000 माइक्रोमीटर। फार इंफ्रारेड रीजन की जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी उसकी एनर्जी लो होगी सबसे और इसका वेव नंबर 400 से 10 के बीच में लाई करेगा और वेवलेंथ फार IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की 25 से 1000 माइक्रोमीटर के बीच में होती है। नाउ रिक्विजिट्स और रिक्वायरमेंट्स फॉर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, कि ऐसी क्या कंडीशंस हैं कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी। तो उसके लिए फर्स्ट कंडीशन है only those molecules who IR spectra which possess a change in dipole moment during a vibration. जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि IR स्पेक्ट्रा में वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी चेंजेस होंगे जिसकी वजह से IR स्पेक्ट्रम फॉर्म होगा। तो इसी जो वाइब्रेशनल एनर्जी चेंजेस होंगे तो उस उन्हीं मॉलिक्यूल्स में IR स्पेक्ट्रा शो होगा जिसमें वाइब्रेशन जब भी होता रहेगा तो वाइब्रेशन की वजह से मॉलिक्यूल्स के डाइपोल मोमेंट में चेंजेस आएंगी। अगर मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट में चेंज आ रहा है तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पजेस करेगा। अगर डाइपोल मोमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो उसे हम IR इनएक्टिव बोलेंगे, ये कहेंगे कि IR यहाँ पर इनएक्टिव है। अगर हम देखें द ह्यूमन न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स एग्जाम्पल H2O, O2, N2, क्लोरीन, डाइक्लोराइड एक्सेट्रा डू नॉट शो चेंज इन डाइपोल मोमेंट ड्यूरिंग वाइब्रेशन, हेंस दे डू नॉट शो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा। जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि H2O है, ऑक्सीजन डाइऑक्साइड है, N2 है, Cl2 है, इन सब में कोई भी वाइब्रेशन के दौरान कोई भी डाइपोल मोमेंट में चेंजेस नहीं आते हैं। और जो बेसिक रिक्वायरमेंट कंडीशन है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए कि मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट में चेंज आना चाहिए ड्यूरिंग द वाइब्रेशन एंड दीज डायटोमिक मॉलिक्यूल्स डू नॉट शो एनी चेंज ड्यूरिंग द वाइब्रेशन, हेंस दे डू नॉट शो द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा। नो एप्लीकेशंस ऑफ IR स्पेक्ट्रा, की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द फंक्शनल ग्रुप्स। IR स्पेक्ट्रा का सबसे बेसिक यूज़ है फंक्शनल ग्रुप डिटर्मिनेशन में होता है। इट इज़ यूज इन डिटेक्टिंग द इम्प्योरिटीज इन सैम्पल। अगर किसी भी सैम्पल में इम्प्योरिटीज़ को डिटेक्ट करना है कि कितना ही प्योर है तो IR स्पेक्ट्रा का यूज़ हम वहाँ भी कर सकते हैं। इट इज़ यूज इन डिस्टिंग्विशिंग पोजिशनल आइसोमर्स
पोजिशनल आइसोमर्स के डिस्टिंगेशन में भी IR स्पेक्ट्रा का यूज़ होता है. It provide valuable information about molecular symmetry, dipole moments, bond length, etc. IR स्पेक्ट्रा से हम बहुत ही अच्छे तरीके से किसी मॉलिक्यूल के डायपोल मोमेंट्स, सिमेट्री और बॉन्ड लेंथ को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं. इट इज़ यूज टू असर्टेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अ मॉलिक्यूल. और अगर हमें किसी भी मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पता करना है, हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ निकालनी है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो वो भी हम IR स्पेक्ट्रा से ईजिली निकाल सकते हैं. नॉन इंस्ट्रूमेंटेशन. IR स्पेक्ट्रा हमने देख लिया कि यूज़ तो कर रहे हैं, बट इसको कैसे हम फर्दर रिकॉग्नाइज करेंगे या कैसे स्टडी करेंगे. तो IR स्पेक्ट्रा को हमें स्टडी करने के लिए हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज़ करते हैं. और जो कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है एक ऑप्टिकल कंपोनेंट है और इसके कंपाउंड्स क्या क्या हैं या किस किस मटेरियल से ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कंसिस्ट होता है. एंड दीज आर लाइट सोर्स, मोनोक्रोमेटर, सैम्पल होल्डर, डिटेक्टर एंड रिकॉर्डर. ये सारी चीज़ें एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को कंप्लीट करती हैं, जिसकी की वजह से हम IR स्पेक्ट्रा को ईजिली रीड कर सकते हैं, ईजिली स्टडी कर सकते हैं. और अगर हम इसका डायग्राम देखें तो IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का पूरा जो इंस्ट्रूमेंटेशन होता है कुछ ऐसा होता है. एक IR सोर्स रहेगा जो कि एक मोनोक्रोमेटिक सिस्टम से पास होगा, तो वहाँ से लाइंस लाइट वेव्स होंगे, रेफरेंस और सैम्पल में डिवाइड हो जाएंगी. तो सैम्पल से IR जो सोर्स से जो भी लाइट पास होगा वो स्प्लिटर तक जाएगा और स्प्लिटर के पास एक डिटेक्टर लगा होता है जो कि वेव्स को डिटेक्ट कर लेता है. उसके बाद एक हम स्कैनर में या रीडर में वेव्स को जनरेट करते हैं और वहाँ से किसी भी स्पेक्ट्रा की स्टडी करते हैं और हम किसी भी मॉलिक्यूल के बॉन्ड लेंथ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो भी हमें स्टडी करनी है उसको ईजिली हम स्टडी कर सकते हैं. आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर कोई भी कमेंट या कोई भी क्वेरी या डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. और तब तक वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.